पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑक्टेट रूल के बारे में, और जिसमें हमने बताया था कि एटम्स इसलिए बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि वो अपने नजदीक वाले नोबल गैस की तरह बनने चाहिए बाय एक्वायरिंग एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। ठीक, फिर उसके बाद हमने बताया था कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने कहा था व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो हमने बताया था पहला तरीका हमने डिस्कस किया था जिसको हमने नाम दिया था आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि ये बॉन्ड तब बनता है दो एटम्स के दरमियान जब एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से, और दूसरे एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से इन देयर वैलेंस शेल। तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कैटाइन बन जाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनाइन बन जाता है। कैटाइन और एनाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने आयनिक बॉन्ड का नाम दिया था। ठीक, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड दैट सेकंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं एटम्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एनालॉजी दी थी, वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम एक एनालॉजी से ही आगे का सफर तय करेंगे। ठीक, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इफ वी आर टू फ्रेंड्स, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी। ठीक, ए के पास मैंने वहां पे बोला था उसके पास 11 रुपए हैं और बी के पास 9 रुपए हैं, जो आप लोगों ने देखा। अब इस वाली सिचुएशन में, इस वाले केस में मैं क्या कह रहा हूं कि पर्सन ए जो है इसके पास भी 5 रुपए हैं, और पर्सन बी जो है इसके पास भी 5 रुपए हैं। ठीक, लेकिन इन दोनों शख्सों को क्या करना है, इन दोनों पर्सन को चॉकलेट खरीदना है 10 रुपए का चॉकलेट, 10 रुपीज चॉकलेट। ठीक, तो प्रीवियस वाले केस में हमने बोला था ए के पास एक्स्ट्रा पैसे होने की वजह से वो अपने कुछ पैसे इसको दे रहा था। ठीक, लेकिन क्या इस वाले केस में भी वही कंडीशन पॉसिबल है? क्या इस वाले केस में पर्सन ए जो है अपने 5 रुपए पर्सन बी को दे सकता है? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास भी उतनी ही पैसे है जितने बी के पास है। ए इसको देने के बजाय बी से ही 5 रुपए ले सकता है, लेकिन अगर बी ने 5 रुपए दिए तो बी के पास कुछ नहीं रहेगा, ये चॉकलेट नहीं खरीद सकता है। सेम इज द केस विद ए। ठीक, अब ये इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर अनदर वन विच इज व्हाट वी कॉल एज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ रुपी। ठीक, ये क्या करेगा, ये भी अपने 5 रुपए देगा और ये भी अपने 5 रुपए देगा, इन दोनों का मिला के अमाउंट कितना बनेगा, 10 रुपए। ठीक, अब ये 10 रुपए क्या कर सकते हैं, इन 10 रुपए को यूज कर सकते हैं टू बाय ए चॉकलेट। ठीक है ना। नाउ जब ये चॉकलेट इन्होंने बाय किया, उस चॉकलेट की कीमत थी 10 रुपए, इसके पास भी नहीं 10 न तो इसके पास 10 रुपए थे ना इसके पास 10 रुपए थे। दिस वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, दिस वॉज अगेन शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ इक्वल कंट्रीब्यूट करके म्यूचुअली शेयर कर सकते हैं वो, और उस 10 रुपए को लेके वो दुकानदार के पास जाके चॉकलेट को खरीद सकते हैं। ठीक है ना। और यही बिल्कुल इसी तर्ज पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है ना। अब यहां पे आपको एक ध्यान देना है, वो यही चीज, इस चीज के बारे में कि इसके पास अपना अमाउंट था 5 रुपए, लेकिन आफ्टर द शेयरिंग इसका नेट अमाउंट बन गया 10। ठीक, इसके पास भी क्या थे 5, आफ्टर द शेयरिंग इसके पास भी नेट अमाउंट कितना आ गया 10। अब ये चॉकलेट जो ये खरीदेंगे 10 रुपए का चॉकलेट, जितना ए का है उतना ही बी का है। ठीक है ना, जितना उस पर कंट्रीब्यूशन ए का है, मतलब कंट्रीब्यूशन जितना ए का है उतना ही कंट्रीब्यूशन उसमें बी का भी है। ठीक है ना। असल में था इसके पास 5 रुपए, लेकिन ये काम निकलवा रहा है 10 रुपए का, दैट मीन्स डबल, 2 टाइम्स। ठीक, इसके पास भी थे 5 रुपए, लेकिन काम निकल रहा है 10 रुपए का, दैट मीन्स ट्वाइस। ठीक है ना, 2 टाइम्स। ठीक, तो जब भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, जो वहां पे रिजल्टेंट निकलता है, उस रिजल्टेंट की वजह से क्या होता है कि उनका काउंट जो है वो डबल हो जाता है। ठीक, मिसाल के तौर पर एक एटम ए है और एक एटम बी है। ठीक, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने का मतलब ये क्या करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, ये इनके दरमियान जो मैं दिखा रहा हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना हक ए का है उतना ही हक बी का है। ठीक, सो वी कैन क्लियरली सी दैट असल में इसके पास था एक इलेक्ट्रॉन,
ठीक, लेकिन आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई कैन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ए इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली बी के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन था। आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं बी के साथ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहा हूं, 2, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं उतना डबल उनके साथ कंट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल सी है और डी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर ये सी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक, लाइक दिस। सिमिलरली ये सी दूसरा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक। तो इन्होंने टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इसने शेयर किए, 2 इसने शेयर किए, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स इस सी के भी है, एट द सेम टाइम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस डी के भी है, ठीक है ना। सो अगर मैं देखूं बॉन्ड बनने के बाद सी के पास इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, बॉन्ड बनने के बाद सी के पास कितने आ रहे हैं, 2 + 2 4, डी के पास इनिशियली कितने थे, 2, बॉन्ड बनने के बाद कितने आ रहे हैं, 4, ठीक है ना। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेंगे उसका डबल काउंट करने में आएगा फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, ठीक है ना। सो कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं हम, नाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज that type of a bond which is formed by the contribution of electrons or which is formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है कैसे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था, जिसमें एक एटम टोटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था, दूसरा एटम टोटली अपना उसका इलेक्ट्रॉन गेन करता था। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, सी एक इलेक्ट्रॉन देता है, डी भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन इसने डी को कंप्लीटली नहीं दिया, या डी ने अपना इलेक्ट्रॉन सी को कंप्लीटली नहीं दिया, ठीक। यहां पे ये क्या कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन के बाद ये म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। सो इस तरीके का बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। आई होप कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो वाला बॉन्ड जो 2 एटम्स के दरमियान बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इंक्रीज हो जाएगा बाय 2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इंक्रीज हो जाएगा बाय 3, ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा उतने टाइम्स इसका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये 2 तरीकों का होता है, ठीक। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड यही है जिसमें जितनी कंट्रीब्यूशन एक एटम की है उतनी ही कंट्रीब्यूशन दूसरे एटम की भी है, ठीक। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें क्या होता है, जिसमें कंट्रीब्यूटर तो एक ही होता है, जिसमें कंट्रीब्यूट एक ही एटम करता है लेकिन शेयरिंग दोनों में होती है, ठीक। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्पीशीज है ए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और दूसरा स्पीशीज है बी, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में से निकाल के इसको दे देगा तो दैट विल बी द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इस वाले केस में क्या कर रहा है, ये ए जो है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी को नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अलबत्ता बी के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक। बी के साथ शेयर कर रहा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स असल में है किसके, ए के, लेकिन ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर करवा रहा है, ठीक है ना। इस तरह के बॉन्ड को जो शेयरिंग से ही बनता है लेकिन जिसमें कंट्रीब्यूट करने वाला एक ही एटम होगा लेकिन शेयरिंग 2 के दरमियान होगी, और ये कब बनेगा, जब एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी, ठीक। नॉर्मल कोवेलेंट का बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ठीक। ये वाला बॉन्ड कब बनेगा, जब एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आयनिक बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स को लूज करते हैं और इसके ऑर्बिटल्स में जाते हैं, ठीक। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ऑर्बिटल्स के अंदर ही है लेकिन ये इसके साथ इनको शेयर करता है, समझ रहे हैं आप, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक। तो ए और बी के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ए और बी के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा और सी और डी के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, नॉर्मल बॉन्ड को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, ठीक है ना। और वो एरो स्टार्ट कहां से होता है, जो कंट्रीब्यूटर एटम होता है किसकी तरफ दिखाते हैं हम, जो एक्सेप्टर एटम होता है। सो इट इज लाइक दिस, वी शो अ बॉन्ड लाइक दिस, ठीक। So this type of a bond is what we call as a coordinate covalent bond. समझ रहे हैं आप, ठीक। So हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, we said that बॉन्ड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और उस बॉन्ड को हमने नाम दिया कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने बताया कि शेयरिंग दो तरीकों से हो सकती है, एक है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के दरमियान इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। जैसे कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन सी ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन डी ने दिया, ठीक। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही होती है लेकिन कंट्रीब्यूट करता है एक ही और शेयर करते हैं दो, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन पेयर असल में है किसका, ए का, ठीक, मगर ये इसके साथ भी इसको शेयरिंग करवा रहा है, समझ रहे हैं आप, ठीक। और इस बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। एरो कहां से हम दिखाते हैं, जिसने कंट्रीब्यूट किया, और किसकी तरफ दिखाते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, जिसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह के बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वी कॉल सच अ बॉन्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। सो वी डिस्कस द मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत ही अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं भूल गया, वो ये कि अगर आप यहां पे देखें, इनिशियली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, दो, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कोई नहीं, ठीक। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो रहे हैं, दोनों के दरमियान शेयर हो रहे हैं, ठीक। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स ए के भी हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स अब बी के भी हैं। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन काउंट विद ए, 2, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन काउंट विद बी, अगेन 2। लेकिन यहां पे देखिए इनिशियली क्या था, ए के साथ इलेक्ट्रॉन काउंट इनिशियली भी 2 था, बॉन्ड बनने के बाद भी 2 ही है। बी के साथ इलेक्ट्रॉन काउंट 0 था लेकिन बॉन्ड बनने के बाद 2 हो गया, ठीक। सो यू रिमेंबर दैट जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो डोनर एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज नहीं होगा, ठीक। और जो एक्सेप्टर एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां पे सी के पास एक इलेक्ट्रॉन था, डी के पास एक इलेक्ट्रॉन था। बॉन्ड बनने के बाद सी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स में कंसीडर करूंगा और डी के पास भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करूंगा, ठीक है ना। नाउ इसके बाद जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नाम देंगे लेविस स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो लेविस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, ठीक है। लेविस स्ट्रक्चर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट टॉपिक इज व्हाट वी कॉल एज वैलेंसी, ठीक, शाबाश। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी वैलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। डिस्कस हमें असल में करना है लेविस स्ट्रक्चर्स, ठीक। मगर स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है बेसिकली, ठीक है ना। वो क्या कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट टॉपिक इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, ठीक। नाउ वैलेंसी आप लोगों को ऑलरेडी भी पता होगा, आपने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है वैलेंसी, शाबाश। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट या एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1, वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 4 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2, ठीक। फर्दर इलैबोरेट करते हैं कॉन्सेप्ट को। सो वैलेंसी हमने क्या बताया क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक। अब किस एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, एक एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है। सो यू विल रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, किसी भी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होगी, वो डिपेंड करता है
उसके पास, उस एलिमेंट के पास, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, बट द डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, पूरी डेफिनेशन सुनिए। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की बराबर होती है उस एलिमेंट के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइदर इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता चल गया होगा। ठीक, सो यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं वैलेंसी। ठीक है, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है, एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक, और एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम के पास होंगे, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1। ठीक है, नाउ यू कैन सी क्लियरली इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। ठीक, सो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से लिथियम की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3। ठीक, और एटॉमिक नंबर 3 का मतलब कन्फिगरेशन 1s2 2s1 1s2 2s1। ठीक, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक। ठीक, तो लिथियम की भी वैलेंसी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। शाबाश। ठीक, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम बी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। ठीक, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2। ठीक, नाउ अगर आप देखें इसमें 2s2 का मतलब क्या है, 2s2 का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पियर्ड है। ठीक, तो क्या बेरिलियम बॉन्ड्स बना सकता है, नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना, बट वी नो वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर BeCl2 BeH2 BeF2। दैट मींस इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक, कैसे बनाता है ये 2 बॉन्ड्स, जो मैंने डेफिनेशन कही उसके हिसाब से अगर मैं देखूं इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, इसकी वैलेंस शेल आप देख रहे हैं सेकंड शेल है। ठीक, इसका वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2। एंड यू नो सेकंड शेल में क्या क्या सब शेल अवेलेबल होता है, 2s भी होता है और 2p भी होता है। एंड यू नो 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन में दिखा रहा हूं किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ना ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है 2s में। सो द कन्फिगरेशन विल बी लाइक दिस 2s2। 2p इसका खाली, 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कंप्लीटली पियर्ड है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट में कोई अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता है। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के वक्त ये नॉर्मल स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता, ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दूं, व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल बिकम unpaired and they can be promoted from lower energy 2s to higher energy 2p। ठीक, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन अगर मैं लिखूं, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2p के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियरली यू कैन सी एक अनप्योर इलेक्ट्रॉन, दूसरा अनप्योर इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। दैट मींस बेरिलियम कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वैलेंसी का मतलब है एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक, और एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उस एटम के पास कितने अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, नाउ बेरिलियम में एक्साइटेशन पॉसिबल है और एक्साइटेशन होने पे 2 अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये 2 अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक, इसी तरीके से बेरिलियम के बाद अगर मैं बोरॉन की बात करूं, शाबाश, आप तब तक खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें और देखें इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है। शाबाश, बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 2s2 2p1। तो अगर मैं दिखाऊं इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंस शेल कन्फिगरेशन सेकंड शेल है, वैलेंस शेल सेकंड शेल है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक है, ठीक है। तो दैट मीन्स कितने बॉन्ड्स बनाना चाहिए, एक। लेकिन हम देखते हैं कि ये 3 बॉन्ड्स बनाता है। एग्जांपल हमारे पास है BF3, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, ठीक। तो ये 3 बॉन्ड्स कैसे बनाएगा, वी कैन से इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट एक्साइटेड। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक्साइट कर दूं, सो ये 2s का जो लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये इससे निकल के 2p में चला जा सकता है, 2p में जा सकता है, ऑलरेडी 2p वाला इलेक्ट्रॉन, और इसको मैंने इधर प्रमोट कर लिया, 2p में चला गया, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 3, सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। साथ साथ याद रखिएगा बोरॉन की वैलेंसी 3 है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, ठीक। इसी तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2, ठीक। तो वैलेंशियल ये है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p के अंदर शाबाश 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। तो एज सच कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाना चाहिए, 2, लेकिन कार्बन बनाता कितने हैं, 4। सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने मीथेन CH4, तो यहां पे कितने बॉन्ड्स कार्बन बना रहा है, 4 बना रहा, ठीक। नाउ ये 4 बॉन्ड्स कैसे बनाएगा, जब मैं इसको एक्साइट कर दूं, एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगा, 2s में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इट विल रिमेन लोन इलेक्ट्रॉन, और यहां पे चला जाएगा 2p के अंदर 1 2 and 3. So what will be the valency? Valency will be 4. Valency will be 4. So what is the valency of hydrogen? Hydrogen की valency 1, ठीक। लिथियम की वैलेंसी हमने क्या देखी, 1। बेरिलियम की वैलेंसी हमने कितनी देखी, 2। बोरॉन की वैलेंसी हमने कितनी देखी, 3। कार्बन की वैलेंसी हमने कितनी देखी, 4। शाबाश, ठीक, एंड सो ऑन। इसी तरीके से कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। वैलेंशियल कौन सी, सेकेंड शेल, सो 2s के अंदर तो 2p के अंदर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, क्लियर, ठीक है। नाउ यहां पे देख लीजिए आप, अगर मैं इसको एक्साइट करता हूं, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, एक्साइट करता हूं, एक्साइट करने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक। अब इधर जाने पे इसको क्या करना है, पेयरिंग करनी पड़ेगी किसी न किसी के साथ, ठीक। तो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा, ठीक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, फिर से 1 2, और इसमें से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा 3। सो इन द ग्राउंड स्टेट भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक्साइटेड स्टेट में भी इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3। बट यहां पे आप याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि वैलेंस इस नाइट्रोजन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है, हमने बताया था ना लास्ट टाइम, कोवेलेंट बॉन्ड में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा एटम तीसरा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। मगर ये नाइट्रोजन जो है इसके पास वैलेंस शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, किसी दूसरे एटम को दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। सो दैट मीन्स एक तो ये 3 नॉर्मल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, और एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड भी बना सकता है जिसका नेचर क्या होगा, जिसका नेचर होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सो वैलेंसी इसकी 3, इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी, आई कॉल इट एज एक्सटेंडेड वैलेंसी, एक्सटेंडेड वैलेंसी। इसकी एक्सटेंडेड वैलेंसी कितनी होगी, 4। उस 4 में से क्या होगा, 3 होंगे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। सो यू रिमेंबर दैट नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 नॉर्मल बॉन्ड्स, बट एट द सेम टाइम इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक। लेकिन चौथा जो बॉन्ड होगा उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। सिमिलरली नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर शाबाश 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। सो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p के अंदर
1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्साइट कर दूं, यहां पे ले जाऊं, ये इसके साथ पेयर अप करेगा, फिर भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 ही। सो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 2। ठीक, बट एट द सेम टाइम ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इसको ये यूज कर सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, सो दैट मींस टोटल कोवेलेंसी, एक्सटेंडेड कोवेलेंसी कितनी होगी? एक्सटेंडेड वैलेंसी या एक्सटेंडेड कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी? 3। 3 में से 2 होंगे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इसी तरीके से ऑक्सीजन के बाद अगर आप देखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद विल सी फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5. So valence configuration 2s2 2p5, 1 2 3 4 5. How many unpaired electrons? Only 1. So इसकी वैलेंसी क्या होगी? सिर्फ 1। अब यहां पे याद रखिएगा कि ये फ्लोरीन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को काफी टाइटली हेल्ड करता है, इसके पास जीरो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू रिमेंबर दैट फ्लोरीन हमेशा इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 1, और उससे ज्यादा ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक, तो शाबाश, क्या याद रखा हमने? शाबाश शाबाश, क्या याद रखा हमने? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की मैक्सिमम वैलेंसी 3, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4। लेकिन नॉर्मल ये 3 बॉन्ड्स बनाता है, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड्स बनाता है और तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन जो है वो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो इन्हीं एलिमेंट्स के नीचे वाले ग्रुप्स में आते हैं, उनको हमें याद रखने की कोशिश करनी। ठीक है, सो मैं एक जनरल एक व्यू दूंगा यहां पे जो अभी तक हमने डिस्कस किया। ठीक, so you have lithium, then we talked about beryllium, then boron, then carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. ठीक, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, शाबाश। नाउ लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी हमने कही? 1, इसकी कही 2, इसकी कही 3, इसकी 4, इसकी फिर से 3, इसकी 2 और इसकी 1. In addition to these, we said that it can also form another fourth bond, that is the coordinate covalent bond. It can again form a coordinate covalent bond. So इसकी maximum valency 4, इसकी maximum valency 3, इसकी maximum valency 1. ठीक है? Now इसी तरीके से अगर हम इनके नीचे वाले ग्रुप्स, इनके ग्रुप्स में नीचे वाले एलिमेंट्स को देखें, ठीक है, तो इसका नीचे वाला एलिमेंट जो है सोडियम, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कितनी कैसी होगी? बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है ना, तो यहां पे ये भी कौन सी वैलेंसी शो करता है? 1, ये भी कौन सी वैलेंसी शो करता है? 2, ये भी कौन सी वैलेंसी शो करता है? 3, ये भी कौन सी वैलेंसी शो करता है? 4। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के बाद है फास्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पे कहनी है, वो ये कि अगर आप फास्फोरस की बात करें, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15। एटॉमिक नंबर 15 मींस कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3s2 3p3। ठीक है, तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी है? वैलेंस शेल थर्ड शेल है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। वैलेंस शेल कौन सी है? थर्ड शेल। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 3s के अंदर कितने? 2, 3p के अंदर 3, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। जैसे नाइट्रोजन में 3 होते थे तो हम बोलते थे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 नॉर्मल बॉन्ड्स बनाएंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सेम शुड हैपन टू दिस। ठीक, दैट मींस इसकी वैलेंसी भी क्या होनी चाहिए? 3। मगर ये 3 के साथ साथ वैलेंसी इक्वल टू 5 भी शो करता है। ठीक है,
उसका लाइव एग्जाम्पल आपको पता है, phosphorus can form PCl3, the valency 3 here. It can also form PCl5. So that means it can extend its valency up to 5 as well. ठीक है, कैसे कर सकता है? You can clearly see. इसकी वैलेंस शेल कौन सी है? थर्ड। तो थर्ड शेल में आप याद करें क्या क्या होता है? 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। ठीक, 3d भी होता है जो कि कंप्लीटली अनफिल्ड होगी क्योंकि इसकी एनर्जी 3p से ज्यादा है। ठीक है ना? नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हियर? ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्या कर सकता हूं? प्रमोट कर सकता हूं यहां। ठीक है ना? सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट? 3s1 इन द एक्साइटेड स्टेट, 3s1, देन यू हैव 3p3 and you have another one 3d1. ठीक, so what is the number of unpaired electrons? 1 2 3 4 and 5. so इसकी वैलेंसी कहां तक जा सकती है? 3 भी शो कर सकता है, 5 भी शो कर सकता है। तो याद रखें, नाइट्रोजन फैमिली की कॉमन वैलेंसी जो है वो 3 है। 3 नाइट्रोजन भी शो करेगा, फास्फोरस भी शो करेगा, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक भी शो करेगा, उसके नीचे एंटीमनी भी शो करेगा। ठीक है ना? इसी तरीके से in addition to the common valency, phosphorus can also show a valency of 5. ठीक, सेम इज द केस विद फास्फोरस के नीचे वाले एलिमेंट, वो 3 भी दिखाएगा, 5 भी दिखाएगा। सिर्फ नाइट्रोजन क्या दिखाएगा? नाइट्रोजन विल शो 3, नाइट्रोजन विल शो 4। ठीक, फास्फोरस विल शो 3, फास्फोरस विल शो 5 वैलेंसी। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर का अगर आप देखें, सल्फर, शाबाश, जरा सल्फर का खुद ट्राई करें, शाबाश। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? मैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्योंकि फास्फोरस का था 3s2 3p3, इसका होगा 3s2 3p4। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p4 एंड 3d0। एक्साइटेड स्टेट में मैं क्या कर सकता हूं? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो प्योर है, इसको भी मैं इधर प्रमोट कर सकता हूं। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आई कॉल इट एज एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। इट विल बी 3s2, 3p के अंदर कितने रहेंगे? 3p के अंदर रहेंगे 1 2 3। जो प्योर इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी प्रमोटेड टू दिस 3d1। ठीक है, सिमिलरली दूसरी एक्साइटेड स्टेट में मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी पेयर अप करके इसको इधर अनपेयर करके इधर भेज सकता हूं। ठीक है, सो एक्साइटेड स्टेट सेकंड क्या होगी? 3s के अंदर कितने होंगे? 1, 3p के अंदर कितने रहेंगे? 3, और 3d के अंदर कितने रहेंगे? 3d के अंदर रहेंगे 2। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू कैन काउंट। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, एक्सटेंड करके 3 हो सकती है, लेकिन सल्फर इट कैन शो अ वैलेंसी ऑफ 2, इट कैन शो अ वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन शो अ वैलेंसी ऑफ 6। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू रिमेंबर कि नाइट्रोजन 3 शो करता है। मैं बार बार इन पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि इन्हीं के रिलेटेड हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए मैं यहां पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। ठीक, सो नाइट्रोजन valency 3, maximum bonds it can form 3 and it can extend up to 4. Phosphorus it can form 3, it can form 5. Oxygen it can form 2 or it can form 3. Sulfur it can form 2, it can form 4, it can form 6. ठीक है ना? सिमिलरली फ्लोरीन का कितना हमने देखा था? 1। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम क्लोरीन का देखें, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p5, 3s2 3p5। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं 3s2 3p5 1 2 3 4 5, ठीक, और 3d भी अवेलेबल होगा जो कि अनफिल्ड होगा। सो व्हाट इज द वैलेंसी? 1। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 3s2 3p, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये अनपेयर हो गया, लाइक दिस। 3d में कितने आएंगे?
3D में आएगा 1, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हुए 1 2 3, सो इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी अप टू 3। एक्साइटेड स्टेट सेकंड दिखा है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इधर प्रमोट हो सकता है, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s2 3p 1 2 3। ऑलरेडी इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, तो ये अनपेयर भी इधर आ जाएगा, द काउंट विल इंक्रीज अप टू 5। एक्साइटेड स्टेट थर्ड 3s, ठीक 3s ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इधर प्रमोट हो सकता है, सो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। द कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस 1 2 3 1 2 3, so you can count the number of unpaired electrons 3 plus 3 6 plus 1 7, 7 unpaired electrons, ठीक है। so that means फ्लोरीन सिर्फ वैलेंसी शो कर सकता है इक्वल टू 1, लेकिन क्लोरीन कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी फ्रॉम 1 अप टू 3। 3 से ये 5 बॉन्ड्स भी बना सकता है, ये 5 के बजाय 7 बॉन्ड्स भी बना सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम रिकैप करें फिर से, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की कॉमन वैलेंसी 1 होती है, इसके सारे एलिमेंट्स हमेशा वैलेंसी इक्वल टू 1 शो करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। बेरिलियम ग्रुप नंबर सेकंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देखेंगे हमेशा वैलेंसी इक्वल टू 2 शो करेंगे। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है वो हमेशा यूजुअली 3 शो करेंगे वैलेंसी, ठीक है ना। कार्बन फैमिली हमेशा 4 वैलेंसी शो करेगा। नाइट्रोजन फैमिली कॉमनली वैलेंसी इक्वल टू 3 शो करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन शो कर रहा है। फॉस्फोरस का भी हमने बताया, फॉस्फोरस कैन ऑल्सो शो वैलेंसी इक्वल टू 3, बट nitrogen can extend its valency up to 4 by utilizing its electron pair in the form of a coordinate bond. Phosphorus can extend its valency from 3 to 5. It can form 3 bonds, it can form 5 bonds, ठीक। ऑक्सीजन फैमिली की कॉमन वैलेंसी जो है दैट इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, इट कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट्स वैलेंसी अप टू 3। सिमिलरली ऑक्सीजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के नीचे, वो सारे एलिमेंट्स एक कॉमन वैलेंसी ऑफ 2 शो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम दे कैन शो वैलेंसी ऑफ 4 एंड एट द सेम टाइम दे कैन शो वैलेंसी ऑफ 6। और सिमिलरली हैलोजन फैमिली फ्लोरीन के बगैर जितने भी एलिमेंट्स हैं हैलोजन फैमिली के अंदर, दे शो वैलेंसी इक्वल टू 1। सिर्फ फ्लोरीन 1 दिखाएगा, फ्लोरीन के बगैर जितने हैं वो 1 भी शो कर सकते हैं, 3 भी शो कर सकते हैं, 5 भी शो कर सकते हैं और 7 भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है, हम आगे देखेंगे वैलेंसी का हमें क्या